Good afternoon to you all. Sorry, good morning. Very good morning to you all. Very good morning. आज हम लोग एक फर्स्ट यूनिट का एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था और वह टॉपिक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले यूनिट से संबंधित है। और आपको बता दें कि कोई भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको एक ही लिखना होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक से जो प्रश्न आता है वह आपका ऐबक की समस्याएं, आप चाहे नोट कर लीजिए, ऐबक की समस्याएं और उसका समाधान। ऐबक की समस्याएं तथा उसका समाधान, या ऐबक की एक सुल्तान के रूप में उपलब्धियों का मूल्यांकन, है ना। डिफिकल्टीज ऑफ ऐबक एंड इट्स सॉल्यूशन, और देन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ ऐबक एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये प्रश्न आता है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। और कोई भी प्रश्न अगर आपका आता है तो इसका उत्तर हमें एक ही लिखना होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की थोड़ी सी एक प्रारंभिक जो जीवन है, उसका जो बिगनिंग लाइफ है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी का दास था और वह बहुत ही योग्य था। अपनी योग्यता के बल पर ही वह दास होते हुए भी मोहम्मद गोरी का अमीर आखूर और भारत में जो अभियान हुआ मोहम्मद गोरी का, उसका कमांडर था। यानी कि ऐबक was the slave of Muhammad Ghori. He was very capable, and Muhammad Ghori wanted to ऐबक as his Amir Akhur, means head of horseman. तो and commander and his commander also. तो मोहम्मद गोरी ने उसकी योग्यता के कारण उसे अपना सेनापति नियुक्त किया था और अपना अमीर आखूर घुड़सवार सेना का प्रधान भी नियुक्त किया था, लेकिन वह मोहम्मद गोरी का दास था। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि मोहम्मद गोरी के साथ साथ कुछ और भी थे दास जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज था और नासरुद्दीन कुबाचा था। ठीक है। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आगे चलकर इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो
ऐबक जब इंडिया में मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, मोहम्मद गोरी अटैक इन इंडिया इन 1175 AD ऑन मुल्तान, तो ऐबक भी केम इन इंडिया विथ मोहम्मद गोरी एज ए कमांडर ना। तो मोहम्मद गोरी के साथ ऐबक भी उसकी सेनापति के रूप में भारतीय अभियान में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और उसमें उसने एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जो भी क्षेत्र विजिट किए गए थे या जीत हासिल की गई थी, ऑक्युपाइड किए गए थे, उसमें मोहम्मद गोरी के साथ साथ ऐबक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो ऐबक एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय अभियान का विजेता था, है ना। कि जो भी अभियान हुआ मोहम्मद गोरी का, उसमें जो ऐबक ने भाग लिया था एज ए कमांडर, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण उसका कंट्रीब्यूशन था। इवन की जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हु फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, तो ऐबक had also participated in this battle as a commander। तो मोहम्मद गोरी के साथ साथ जो यह युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध, उसमें ऐबक ने भी एज ए कमांडर उसमें पार्टिसिपेट किया। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में भी वो पार्टिसिपेट किया था। यानी कि इवन नेक्स्ट जो चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर हु फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, तो ऐबक हैड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल ना। तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी गई, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। भले ही वह एक दास के रूप में, उसका एक मोहम्मद गोरी के दास के रूप में उदय होता है, लेकिन उसने अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले ही अमीर आखूर, सेनापति, है ना, जैसी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर लिया था ना। और यही नहीं, वह एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, शिक्षा में भी उसकी बहुत अभिरुचि थी, और वह कुरान का भी ज्ञाता था। ऐबक रिमेम्बर्ड द कुरान, उसको याद था, एंड इसको कहा जाता था, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कुरान खां। उसने कुरान खां की उपाधि भी धारण करी थी, और कुरान का पाठ करने वाला, जो कुरान खां का मीनिंग है कुरान का पाठ करने वाला, है ना। तो उसकी यही नहीं, वह दान करने वाला भी था, बहुत ज़्यादा दान करने वाला था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता था। यजूम द टाइटल ऑफ लाख बख्श एंड कुरान खां, कुरान का पाठ करने वाला और दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, यानी लाख बख्श। तो ऐबक का जो ये प्रारंभिक जीवन है, मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ऐसा नहीं था कि अचानक वह दिल्ली पर शासन करने के योग्य पाया गया। उसने अपनी योग्यता के बल पर मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वसनीय कह सकते हैं कि दास भी बन गया था, और सबसे विश्वसनीय उसका सेनापति भी बन गया था, अमीर आखूर जैसा पद भी प्राप्त कर गया था। तो ये सारी जो एक्टिविटीज थी, कह सकते हैं कि कार्य पद्धति थी, वह ऐबक की बहुत अच्छी थी। ही वॉज ए गुड ही वॉज ए वेरी गुड डिप्लोमेट, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। वह बहुत अच्छा एक कूटनीतिक शासक भी था। तो जब मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ, हमने आपसे जिक्र किया ही है, तो उसमें मोहम्मद गोरी के साथ साथ ऐबक का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन अब हम लोग इसका जिक्र करेंगे एक्सेशन, उसका सिंहासनारोहण के बारे में। सिंहासनारोहण मतलब ये है कि मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1205 ईस्वी में। भारतीय जो सीमा जो खोखर थे, उनके खिलाफ वह अभियान था, और उसके बाद से उसकी डेथ हो जाती है। तो भारत में जो भी उत्तर पश्चिम से लेकर के पूरब तक के क्षेत्र थे, जो भी ऑक्युपाइड किए गए थे मोहम्मद गोरी के
द्वारा, चाहे वो बदायूं हो, चाहे आपका कालिंजर हो, ग्वालियर हो, या आपका दिल्ली हो, या अन्य जो क्षेत्र थे, उस समय जो नियंत्रण था वहाँ का, जो एक सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, उस समय भारत में विजित किए गए जो भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर अधिकार करके जो शासक के रूप में काम कर रहा था, वह ऐबक कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चूंकि मोहम्मद गोरी का कोई सुल्तान नहीं था, कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने जीवन काल में किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। इसलिए उसकी सत्ता पर, उसके भारतीय क्षेत्र पर जो नियंत्रण था, उसका उसका जो रूलर बनने की जो होड़ थी, उसके अन्य जो दास थे, जो खुद को ऐबक के साथ साथ अपने को उसका उत्तराधिकारी मानते थे, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ जो कुवाचा था, जो यल्दौज था, ये जो है ये मोहम्मद गोरी स्लेब है ना, कुबाचा एंड यल्दौज, they were considering the they were considering the they were they were also considering themselves as his successors in India, है ना। वे स्वयं को भी भारत में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी मानते थे। तो ऐसी स्थिति में जो गयासुद्दीन मोहम्मद था, जो गयासुद्दीन मोहम्मद, ही वाज द नेफ्यू ऑफ मोहम्मद गोरी, एंड ही वाज द रूलर ऑफ गोर नाउ सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया। तो जो गोर का जो रूलर था गयासुद्दीन मोहम्मद, जो मोहम्मद गोरी का भतीजा था, उस गोर पर भी ऐबक और कुवाचा और आपका यल्दौज अधिकार करना चाहते थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मोहम्मद गोरी का दास ऐबक था, उसने एक ऑफर प्रपोज किया गयासुद्दीन मोहम्मद के सामने कि यदि आप मुझे भारतीय क्षेत्र का रूलर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो हम इसके बदले में गोर पर अपना अधिकार छोड़ देंगे, और साथ ही साथ जो ख्वारिज्म, जो सेंट्रल एशिया में ख्वारिज्म था, उसका जो रूलर था ख्वारिज्म शाह वाज द रूलर ऑफ ख्वारिज्म नाउ सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया। उसके अगेंस्ट जब आप अभियान करेंगे, सैनिक अभियान करेंगे, तो हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। मोहम्मद गयासुद्दीन मोहम्मद जो कुवाचा और यल्दौज से भी पीड़ित था और शाह से भी परेशान था, उसने ऐबक के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को रिकग्नाइज्ड कर दिया एज 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 रिकग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर इन इंडिया, है ना। और सेंडिंग हिम थ्रोन, पताका, छत्र एक्सेट्रा। यानी कि गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को भारतीय क्षेत्र का जो प्रशासक था, सुल्तान एज रूलर जो है वह स्वीकार कर लिया, और इसके लिए उसने छत्र, सिंहासन, पताका इत्यादि भेजे थे। यही नहीं, उसने 1208 ईस्वी में इन 1208 गयासुद्दीन मोहम्मद फ्रीड टू ऐबक फ्रॉम स्लेवरी। उसने दासता से भी ऐबक को 1208 ईस्वी में मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से ऐबक जो है भारतीय जो क्षेत्र था
वो जो विजित किए गए क्षेत्र थे उसका वह प्रशासक स्वीकार कर लिया गया गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। बट इसके बाद ही डिड नॉट अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, नॉर डिड नॉट इशू द करेंसी हिज नेम, नॉर he did not taught name taught खुतवा इन हिज नेम, है ना। और न ही उसने इस अवसर पर कोई उपाधि सुल्तान की धारण की, न ही कोई सिक्के जारी किए, न ही खुतवा में अपना नाम अंकित कराया। उसने सिर्फ और सिर्फ मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की, यानी कि ही अज्यूम द टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपह सलार। मलिक एंड सिपह सलार मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि मलिक और सिपह सलार बनकर के उसने शासन करने का निश्चय किया। यानी ही डिड नॉट अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, नॉर ही डिड नॉट issued the currency his name, not taught खुतवा इन हिज नेम, है ना। तो मोहम्मद गोरी के बाद, मृत्यु के बाद भारतीय जो क्षेत्र थे, विजित किए गए जो क्षेत्र थे, वो नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्ट इंडिया में, उसका क्षेत्र का जो प्रशासक मान लिया गया गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्याएं क्या थी, स्वीकार शासक बनने के बाद से क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी डिफिकल्टीज क्या थी? डिफिकल्टीज एक तो ये थी कि जो भी क्षेत्र विजित किए गए थे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कालिंजर, बदायूं, ग्वालियर, है ना, दिल्ली से लेकर के आपका बंगाल, है ना, ये बिहार, ये सभी पश्चिमी भारत के, उत्तरी भारत के जो भी क्षेत्र विजित किए गए थे, उन क्षेत्रों को ऑर्गेनाइज्ड करके उन पर शासन करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि राजपूत they were continuously tried to achieve independence, है ना। वे लगातार प्रयास कर रहे थे स्वतंत्र होने का। इसके अलावा जो बंगाल और बिहार था, जहां पर सेन डायनेस्टी का, पाल डायनेस्टी का शासन था, वे भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। और राजपूतों ने टैक्स नहीं दे रहा, राजपूत टैक्स का पेड नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं स्टैब्लिश था, कोई इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब थी और प्रशासन में भ्रष्टाचार, करप्शन था। इसके अलावा जो है, जो मोहम्मद गोरी के समय के जो नोबेल्स थे, मुइजी जिनको कहा जाता है, वे दे वर आल्सो अगेंस्ट, है ना, टू ऐबक। वे ऐबक के वो भी अगेंस्ट थे। तो ये कहने का मतलब ये था कि एक नया परिवेश था, एक नया क्षेत्र था, जहां पर हिंदुस्तान में राजपूत किसी भी स्थिति में मुस्लिम शासन सत्ता का को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो उसके खुद के जो ओपोनेंट्स थे, जैसे लाइक आपका यल्दौज और कुबाचा, मेन ओपोनेंट्स ऑफ ऐबक, ये लगातार प्रयास कर रहे थे। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो है मोहम्मद गोरी's slave यल्दौज एंड कुबाचा were also considering themselves as his successors in India, है ना। वे मान रहे थे लगातार कि हम खुद जो है स्वयं भी ऐबक की तरह भारतीय क्षेत्र के प्रशासन करने के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हम भी मोहम्मद गोरी के दास हैं। तो ये सारी डिफिकल्टीज थी जिससे ऐबक को आगे निकलना था। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब इन कठिनाइयों पर ऐबक ने कैसे सफलता प्राप्त करने की कोशिश की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले तो उसका यल्दौज से संघर्ष हुआ। सबसे पहले अपने मुख्य प्रतिद्वंदी यल्दौज से उसने संघर्ष किया और इस संघर्ष में यल्दौज को पराजित किया और अपना एक जो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था उसको उसने अपने शासनकाल में आक्रमण न करने के लिए विवश किया। कैसे? इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे बताया कि यल्दौज वाज आल्सो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी एंड यल्दौज वाज आल्सो स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। ही वाज द रूलर ऑफ गजनी, है ना, और वह गजनी का शासक था, लेकिन मोहम्मद गोरी का दास होने के कारण वह भारतीय क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार मानता था, अपना स्वयं को उत्तराधिकारी मानता था। इसलिए उसने गजनी के बाद से लाहौर पर अधिकार कर लिया और वहाँ से फिर पंजाब तक जब बढ़ा और जब मोहम्मद ऐबक को पता चला कि यल्दौज पंजाब तक आ गया है तो उसने अपनी सेना के साथ ही मार्च्ड विथ आर्मी अगेंस्ट यल्दौज। तो उसका ऐबक और यल्दौज के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में ऐबक विजयी हुआ और यल्दौज पराजित हुआ। ऐबक यल्दौज डिफीटेड बाय ऐबक। इसके बाद जो है गजनी वह वापस लौट गया और जब तक ऐबक शासन करता रहा तब तक दोबारा उसने दिल्ली पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा। तो इस प्रकार से उसका जो एक मुख्य अपोनेंट था, जो प्रतिद्वंदी था यल्दौज, जो लगातार उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा था, उसका उसने एक प्रकार से उसको अपने रास्ते से हटाने में महती सफलता प्राप्त की। दूसरा जो उसका ओपोनेंट था कुवाचा, कुवाचा वाज also slave of Muhammad Gori and Kuwacha was the ruler of Multan and Uch, now situated in Central Asia. तो और कुवाचा आल्सो considering कुवाचा आल्सो ऑक्युपाइड दिल्ली, तो वह दिल्ली पर खुद अधिकार करना चाहता था कुवाचा और इसके कारण यहाँ पर ऐबक ने एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाने के में सफलता पाई। उसने अपनी डॉटर का, अपनी पुत्री का विवाह कुवाचा से कर दिया, जिसके कारण जो शत्रुता थी वह संबंध में, वैवाहिक संबंध में, रिलेशन में बदल गई और फिर कुवाचा ने ऐबक के खिलाफ आक्रमण करने के बारे में जो विचार था वह छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो उसके दो मुख्य प्रबल जो ओपोनेंट थे कुवाचा और यल्दौज, उन पर विजय प्राप्त करने में, उनको शांत करने में, उनको रोकने में ऐबक ने सफलता प्राप्त की। अब इसके बाद जो बंगाल और बिहार था, बंगाल और बिहार पर जो शासन था वह एक प्रकार से बंगाल और बिहार पर अली मर्दान ने, खलजी जो सरदार था, मोहम्मद गोरी का जो सरदार था, उसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली थी। लेकिन अली मर्दान को खलजी जो नोबल्स थे वे शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसके लिए चुनौती बने हुए थे। इसलिए अली मर्दान ने एक प्रस्ताव दिल्ली पहुंचकर ऐबक के सामने रखा कि यदि वह हमें बंगाल के शासक के रूप में मान्यता दे देता है तो हम इसके बदले में उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे और वार्षिक एनुअल जो है खिराज यानी टैक्स का भुगतान भी करेंगे। ऐबक recognized him as a
ruler of Bengal, Akbar recognized to Ali Mardan as a ruler of Bengal। तो इस तरह से बंगाल में का शासक को मान्यता प्रदान कर दी और बंगाल पर एक प्रकार से नियंत्रण भी स्थापित हो गया और वार्षिक आय भी प्राप्त होने लगी। तो इसके बाद से ऐबक ने राजपूत राज्यों के प्रति प्रयास किया कि राजपूत स्टेट्स वेयर ट्राइंग टू अचीव इंडिपेंडेंस, है ना। वो लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ उसने कार्रवाई की। कालिंजर और ग्वालियर ऑलरेडी जो है स्वतंत्र हो चुके थे। ऐबक ने बदायूं पर अधिकार करने में सफलता की और कुतुबुद्दीन ऐबक अपॉइंटेड टू इल्तुतमिश आज इक़्तिदार इन बदायूं। तो बदायूं का इक़्तिदार ऐबक ने इल्तुतमिश को नियुक्त किया, बदायूं पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसने अन्य किसी राजपूत स्टेट पर अधिकार करने में सफलता नहीं पाई। हालांकि थोड़े समय के लिए उसने राजपूतों के अटैक को निष्क्रिय करने में जरूर सफलता प्राप्त करी थी, लेकिन राजपूतों पर वह नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था बदायूं को छोड़ करके। तो यह एक प्रकार से पॉलिटिकल जो उसका अचीवमेंट था, ये हमने आपके सामने रखा कि ये उसका जो अपने शासन काल में जो उसने यल्दौज, कुबाचा या बंगाल, बिहार के खिलाफ या राजपूत स्टेट्स के खिलाफ जो कार्रवाई की, जो उसको सफलता मिली। और इसके अलावा उसने न तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, न ही कोई आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड किया। 1206 में शासन करना शुरू करता है, 1206 AD फ्रॉम 1 to 10, यानी कि मात्र 4 साल तक शासन करता है। उसके बाद से उसकी 1210 में डेथ हो जाती है। तो उसका 4 वर्ष का कार्यकाल केवल भारतीय क्षेत्रों को संगठित करने में ही व्यतीत हो जाता है। किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करने के बारे में वह सोच ही नहीं पाता है। न तो वह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर पाता है, न ही कोई आर्थिक सुधार कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ तुर्की रूल इन इंडिया, तुर्की शासन का वह संस्थापक था, लेकिन ही वॉज नॉट अ रियल फाउंडर ऑफ तुर्की रूल इन इंडिया। वह भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक नहीं था, क्योंकि बस केवल उसने भारतीय विजित किए गए क्षेत्रों को ही संगठित करने में अपना समय व्यतीत, कोई नया एक्सपेरिमेंट वह नहीं कर पाया था। न तो कोई सुधार प्रशासनिक कर पाया था और न ही कोई सेना संगठित कर और न ही कोई जो विजित किए गए क्षेत्र थे उनको भी पूरी तरह से संगठित कर पाया था। तो इसलिए हालांकि वो उसका जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो ये जरूर पाते हैं कि वह एक बहुत ही योग्य प्रशासक था। अपनी योग्यता के बल पर ही वह दास्ता से मोहम्मद गोरी का कमांडर, मोहम्मद गोरी का अमीर आखुर बन गया था। वह कुरान का ज्ञाता था, वह उसे उपहार देने वाला था, उसे कुरान खा लाख बख्श की उपाधि धारण करी थी। उसने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में लाहौर से शासन किया था, दिल्ली और लाहौर पर। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करी। उसने खलीफा से मंसूर भी नहीं प्राप्त किया था, केवल गयासुद्दीन मोहम्मद से उसने मान्यता प्राप्त करी थी। तो वह उसका जो वह लिटरेचर का ज्ञाता था। वह उसके दरबार में फ़क्र मुदब्बिर और मुदश्शिर जैसे लेखक थे। उसने 2 मॉस्क्यू मस्जिद का निर्माण कराया था। एक अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 डे का झोपड़ा, एंड सेकंड आपका दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद,
है ना। ही बिल्ट कुव्वतुल इस्लाम mosque at in Delhi. Quwwatul Islam Masjid was the first mosque who built in Indo-Islamic शैली। पहली ऐसी मस्जिद थी जो इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई थी ऐबक के द्वारा। इसके बाद से जो कुतुब मीनार की हम लोग बात करते हैं, कुतुब मीनार की जो नींव थी, जो कंस्ट्रक्टिव जो था, उसका जो प्रारंभ कराया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इल्तुतमिश ने उसको भले ही कंप्लीट किया था, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया था, बट जो कुतुब मीनार था वह ऐबक ने बनाया था। शुरुआत करी थी जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खिलजी की मेमोरीज में बनाया गया था, शुरुआत करी उसके लिए बनाया गया था। तो इस तरह से ऐबक ने जितने साल शासन किया एज ए कमांडर, एज ए रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने महान और अच्छे कार्य किए। बट इसी कारण से अबुल फजल साहब, जिन्होंने आईने अकबरी, अकबरनामा लिखी थी, वो लिखते हैं ऐबक ने अच्छे और महान कार्य किए। ऐबक ने अच्छे और महान कार्य किए। ऐबक ग्रेट थिंग्स, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन शाम या मोहम्मद गोरी का जो दास ऐबक था, वो एक मैं समराइज कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऐबक जो एक दास था जिसने अपनी योग्यता के बल पर मोहम्मद गोरी की सेनापति और अमीर आखूर घुड़सवार सेना का प्रधान का पद प्राप्त किया था। भारत में जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उस आक्रमण में वह भारतीय सेना का मोहम्मद गोरी की सेनापति के रूप में अभियान में भाग ले रहा था। 1206 ईस्वी में जब 1205 खोखरों के खिलाफ जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, तो उस समय भारतीय जो क्षेत्र था उसका प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन उसके साथी जो अन्य थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन अल्दौस और कुबाचा, जो मोहम्मद गोरी के दास ये भी थे। और इन्होंने जो गोर का शासक बना मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद, उस पर अधिकार करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन मोहम्मद के पास एक संदेश भेजा और यह कहा कि यदि आप हमें भारतीय क्षेत्र का प्रशासक स्वीकार कर लेंगे तो हम इसके बदले में गोर पर आक्रमण नहीं करेंगे और ख्वारिज्म का शासक ख्वारिज्म शाह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई में हम आपका सहयोग करेंगे। इससे प्रसन्न होकर गयासुद्दीन मोहम्मद जो भतीजा था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को छत्र, थ्रोन और आपका सिंहासन इत्यादि भेज करके उसको भारतीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में मान्यता प्रदान करी और दासता से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद ऐबक ने मलिक और सिपहसालार की उपारण करी। उसने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न ही कोई सिक्के जारी किए और न ही अपना नाम खुतवा में अंकित कराया। इसके बाद उसकी जो समस्याएं थी, वो सबसे बड़ी समस्या उसके अपोनेंट्स जो प्रतिद्वंदी थे, यल्दौज और कुबाचा, जो गजनी, मुल्तान और उच्च के शासक थे, जो भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार मान रहे थे और वे लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। भारतीय जो क्षेत्र थे वो जो विजित किए गए थे, वे भी लगातार स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। राजपूतों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। बंगाल और बिहार अलग स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। उसके जो अमीर क्लास थे, मुइजी मोहम्मद गोरी के समय के जो अमीर थे, उन्होंने भी ऐबक के खिलाफ काम कर रहे थे। कोई भी प्रशासनिक तंत्र नहीं था, सर्वत्र विद्रोह हो रहे थे, भ्रष्टाचार व्याप्त था, है ना। आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसी स्थिति में ऐबक को इन सारे क्षेत्रों पर, समस्याओं पर विजय प्राप्त करना था। इसके लिए उसने यल्दौज के खिलाफ संघर्ष किया और यल्दौज को पराजित किया। कुतुबुद्दीन नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके उसको शांत किया
अली मर्दान को बंगाल के शासक के रूप में मान्यता प्रदान करके बंगाल पर भी नियंत्रण स्थापित किया और खराज भी प्राप्त किया। राजपूत राज्यों पर वह नियंत्रण भले ही नहीं स्थापित कर सका, लेकिन उनको टैक्स देने के लिए जरूर, टैक्स प्राप्त करने की उनसे जरूर कोशिश की। बदायूं पर अधिकार कर लिया और बदायूं का इक़्तिदार अपने ऐबक इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गोरी का दास था, उसको बनाया। लेकिन इसके बाद उसने इसके अलावा उसने दो मस्जिदों का निर्माण कराया। एक दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो पहली इंडो इस्लामिक शैली में बनी मस्जिद है। इसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। फिर कुतुब मीनार की नींव, जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलजी की स्मृति में बनाई गई थी, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। तो इस प्रकार से ऐबक ने जो भी संभव हो सकता था 4 वर्ष तक शासन किया, उसमें उसने किया। लेकिन न तो उसने कोई नया क्षेत्र विजित करने की कोशिश की, न तो कोई प्रशासनिक तंत्र बना पाया, न ही सेना को संगठित कर पाया, न ही आर्थिक सुधार किए, और राजपूतों के विरोध को वह शांत नहीं कर पाया। इसलिए ऐबक को केवल व केवल भारत में तुर्की शासन का संस्थापक माना जाता है, उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्लियर? ओके, ओके। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना ही आपको लिखना है। ऐबक से संबंधी प्रथम यूनिट में कोई भी प्रश्न आता है तो आपको यही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। केवल उसका थोड़ा सा जीवन परिचय, फिर सिंहासनारोहण, एक्सेशन, फिर उसकी समस्याएं, फिर उसने जो जो समाधान के लिए प्रयास किए उसको लिखना है। फिर थोड़ा सा उसको इवेल्युएट कर देना है, उसका इवेल्यूशन करना है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। ऐबक से संबंधित प्रथम यूनिट में कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो केवल नाम प्रश्न में ऐबक होना चाहिए। इतना तक मैं आपको बता रहा हूं। अब बताइए, किसी को दिक्कत? तो हम लोगों ने पहला यूनिट अपने सेकंड पेपर का आज कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकती हैं। आप लोग इसमें मैक्सिमम बच्चे गूगल क्लासरूम पर अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। गूगल क्लासरूम पर आप जुड़ जाइए, उस पर आप मैसेज कर सकती हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकती हैं, फीडबैक दे सकती हैं, है ना? उस पर ही सारे मैटर जो भी होता है आपका यूट्यूब वगैरह सब अपलोड होता है। तो आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन जरूर करिए, उसके थ्रू अपना फीडबैक दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की पूरी हर संभव कोशिश की जाएगी। और जो भी कुछ हमारे द्वारा शेयर किया जाता है वो आपका गूगल क्लासरूम पर किया जाता है। और हम फिर एक बार कहना चाहेंगे कि यूट्यूब पर हम इस लेक्चर को अपलोड करेंगे, आप उसको सुनिए और इसको सब्सक्राइब चैनल को मेरे ज़रूर करिए, ताकि हमारा हर एक लेक्चर आपके पास तत्काल पहुँचे और आप उसको बराबर कहीं भी कभी भी सुन सकती हैं, समझ सकती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अटेंडेंस फिल कर दिया? ओके, थैंक यू।